चैनल भी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। यह कहना गलत होगा क्योंकि यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। विकास के बहुआयाम है, यानी मल्टीपल आयाम्स हैं। आयाम्स नहीं कह सकते, आयाम हैं यानी डायमेंशंस हैं। यानी विकास सिर्फ शारीरिक पक्ष में नहीं हो रहा, एक पक्ष में नहीं, सामवेगिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संज्ञानात्मक पक्ष में भी होगा। विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं और दिशाएं भी मल्टीपल हैं। अगर हम बात करें जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल एक दिशा है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी डायरेक्शन की, तो दूसरा सेफेलोकॉर्डल एक दिशा है, तो दिशा भी मल्टीपल वेज हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास क्या है, परिवर्तनीय है। अभी भी 70% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका बहुत खुशी की बात है। ये पहले मैंने, या जब भी मैं डेवलपमेंट डिस्कस करती हूँ बैचेस में भी और यहाँ यूट्यूब पे भी जब भी किया होगा, तो आपके साथ डिस्कस किया, अगर थोड़ी सी भी रिसेंट वीडियो रही होगी, कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन संभव है। 2 चीजें हैं अलग, एक होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं हो सकता आज आप जवान हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, बट मॉडिफिकेशन तो संभव है। कोई आदत पुरानी, कुछ जो आपने सीखा पहले, उसमें चेंज ला सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारी चीजों में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना। करेंगे पेपर मैराथन करेंगे, डोंट वरी। डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रोग्राम्ड है। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है जेनेटिक्स और एनवायरमेंट दोनों का। इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पेस, यानी सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के साथ विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। यह कहना भी एकदम गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की जो दर है, पेस है, जो रेट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा जो 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा है जो हो सकता है उसको 2 साल लग जाए सही से क्लियरली शब्द बोलने में, या किसी की हाइट जल्दी बढ़ रही है, किसी की कम, ठीक है ना। सीटेट इमेज में डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, एडिट भी कर दिए हैं, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड भी नहीं आए, टेंशन हो रही है। चरण स्पर्श, बहुत बढ़िया विक्की एक काम करो, वो इमेज दोबारा से क्लिक करके और क्लियर तरीके से, और उसको, या फिर उसका साइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी इमेज अपलोड कर दो, चाहे वो इमेज सेम हो, फिर भी थोड़ा नाम वगैरह रीनेम करके उस तरह से कुछ करो, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चे सेम टाइम पे माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंटल टास्क कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, तो यार बेसिक बातें तो उसको आनी ही चाहिए। अब तो उसने बोलना सीख लिया होगा, चलना सीख लिया होगा, ग्लास पकड़ना सीख लिया होगा, ये क्या है, माइलस्टोन्स हैं। तो सभी का एकदम सेम एग्जैक्ट एज पे हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक ही ऑप्शन सही है कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास क्या है, परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए 2 बातों में अंतर समझिएगा, हम विकास में रिवर्सिबल नहीं कर सकते। विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट, ध्यान से समझिएगा, डेवलपमेंट यानी विकास अपरिवर्तनीय नहीं कहेंगे, अनुक्रमीय है, आई थिंक परिवर्तनीय को यही बोलते हैं, इसको इरिवर्सिबल को। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, यानी रिवर्स गियर नहीं लगता, ठीक। अनुक्रमणीय है अगर मैं कहूं, लेकिन बट मॉडिफिएबल, यानी परिवर्तन तो संभव है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि आज आप बच्चे हैं और कल आप क्या होंगे, मदर के वूम्ब में चले जाएं, गर्भ में चले जाएं, पॉसिबल नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। अगर आज आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो आप किशोर नहीं बन जाएंगे कल। अगर आप आज एक बुढ़े व्यक्ति हैं तो कल बच्चे नहीं बन जाएंगे। हरकतों से बन सकते हैं मॉडिफिकेशन के द्वारा, बट वैसे रिवर्स नहीं कर सकते आप स्टेज को। तो रिवर्सिबिलिटी का यहाँ रूल जो है वो लागू नहीं होता, यानी हम कोई रिवर्स गियर नहीं लगा सकते कि एकदम बैक चले जाएं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन तो संभव है भाई, थोड़ा बहुत जो चेंज है, चेंज तो कर ही सकते हैं ना हम, रिवर्स नहीं जा सकते। स्टेज या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, बट मॉडिफिकेशन संभव है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे, अगर पूछता है मॉडिफिएबल है, जी बिल्कुल मॉडिफिएबल है, परिवर्तन तो संभव है, बट अनुक्रमणीयता नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि रिवर्स में चले जाएं पीछे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposes that children gain muscular control, यानी बच्चों का जो है मांसपेशियों पर कंट्रोल आ रहा है, of arms relatively earlier than that of fingers, यानी आर्म्स यानी बाहों पे कंट्रोल पहले आ रहा है, बाद में फिंगर्स पे। समझ पा रहे हैं?
यानी जब उनको वो बॉटल पकड़नी होती है तो वो अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथों का प्रयोग करके, ठीक। लेकिन फिंगर्स जब पेन पकड़ना सीख रहे हैं तो वो बाद में सीख रहे हैं, है ना। तो हम इसी को ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, यानी स्थूल गतिक से ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, इसी को जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। कि जब आप कुछ सामान पकड़ रहे हैं तो पूरे हाथों से, आर्म्स से अपने उठा ले रहे हैं, लेकिन जब आप पेन पकड़ रहे हैं तो वो आप पहले तो आप पूरे हाथ का यूज करते थे, अब आप सिर्फ 2 फिंगर का यूज करते हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, किससे, स्थूल से। तो ये सेफेलोकॉर्डल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है या हेड टू टो होता है, शीर्षगामी, यानी सर से। सेफेल का मतलब है खोपड़ी, हेड टू टो, शीर्ष से नीचे की ओर जाएगा, कि बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों पे उसका कंट्रोल आएगा, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ठीक। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सही उत्तर है कि बच्चे का जो कंट्रोल है वो पहले सेंटर में आता है और फिर धीरे धीरे आउटवर्ड जाएगा। सेंटर क्या है, सेंटर आपकी बॉडी का, यानी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट, फिर बाहर की तरफ आपके ये शोल्डर्स, फिर शोल्डर्स के बाद क्या है, आर्म्स, आपकी बाहें, फिर उसके बाद हाथ, हाथ के बाद फिंगर्स, यानी एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये कहाँ होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल में होगा। ये जितना अच्छे से आप समझ लें उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन कई, मतलब लगभग हर सेट में पूछा गया सीटेट के ऑनलाइन पेपर में, और आपको हर बार लगभग देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है। इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिपेंडेंस का मामला है, हायरार्किकल इंटीग्रेशन का। सिंपल सी बात है कि पहले जो है बड़ी मसल्स पे कंट्रोल है, बाद में फिंगर्स पे, यानी आर्म्स पे पहले कंट्रोल है, फिंगर्स पे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कहां सोते रह गए ब्रदर, जब 4th ऑप्शन डिस्कस हो जाए तो चेंज कर दिया करो। देखिएगा, प्रैक्टिस चल रही है मैडम, एसएसटी का नहीं करेंगे निशी हम, है ना, एसएसटी का नहीं करेंगे। सबसे कठिन लगता है, प्लीज उसको अच्छे से समझा दीजिए। प्रियंका बिल्कुल आप अच्छे से समझिए, डेली आइए, डिस्कशन देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सेशन है इसको शेयर भी कर दीजिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी। अभी हम लोग 19,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, 20-22 हज़ार लोग हम पढ़ रहे हैं, परसों हम 32,000 लोग पढ़ रहे थे। तो लाइक भी कर दीजिए साथ साथ, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं। सिर्फ 6,000 लोगों ने लाइक किया है और हमारी जो संख्या है वो हो गई 19,000। तो बाकी के जो 13,000 लोग हैं उनको सेशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो बताइए क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है तो लाइक करके बता दीजिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं, जो कि सही है। यानी 65% लोगों को ये लग रहा है, यानी 65% लोग सही उत्तर दे रहे हैं पोल में। शारीरिक लक्षण जैसे, यानी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर के लक्षण, आंखों का रंग, कि आपकी आईज का कलर क्या होगा, आपकी हाइट, आपके बालों का रंग, ये किससे ज्यादा निर्धारित होता है? डोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ये पर्यावरणीय कारकों से सुनिश्चित होगा। भाई आपकी आंखों का रंग जो जन्म के समय होता है वही होता है या बदल जाता है बाद में? मान लीजिए आप ब्लू आइज, हिप्नोटाइज करने वाली आंखों के साथ अगर पैदा हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कल को वो ब्लैक हो जाएंगी जब तक आप बाहर से लेंस ना लगा लें। तो ये कहां से आया? ये हेरिडिटी से आया है ना, ये आपकी आनुवंशिकता से आया, ये आपके माता पिता या आपके पूर्वजों से आया। ठीक, आपकी इवन आवाज भी, आपके बालों का टाइप भी, किसी के कर्ली हेयर्स हैं तो देखते हैं हम कहीं ना कहीं कि माँ बाप में से किसी के रहे होंगे या कहीं और जनरेशन में। कलर ऑफ आईज हुआ, आपकी हाइट हुई, वो भी बहुत हद तक जो है प्रभावित होती है, डोमिनेंटली प्रभावित होती है, इनहेरिटेड है ये, यानी वंशानुगत है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का इस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, बट डिसाइडेड किससे है या ज्यादा प्रभावित किससे है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब वंशानुगत है, वंशानुगत का मतलब हेरिडिटी से संबंधित है, नेचर से संबंधित है। और नर्चर कहते हैं एनवायरमेंट को, पोषण, प्रकृति एवं पोषण विवाद कहा जाता है इसको, कि कुछ चीजें आपकी प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी जीन्स से इनहेरिटेड होती हैं, विरासत में मिलती हैं। ये बीमारियां भी हो सकती हैं, ये कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, और कुछ चीजें हम एनवायरमेंट, जैसे न्यूट्रिशन हो गया तो खाना तो एनवायरमेंट से मिलेगा, ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है। इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल फैक्टर्स, अब कल्चर से आंखें थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी, जो हो गई, मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं वो जीन्स जो मिल गए वही रहेंगे। आ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए ये जो है ये कहना गलत होगा यहाँ, कि ये पूछा है कि ये फिजिकल ट्रेट्स हैं, ये ज्यादातर किससे प्रभावित होते हैं? तो हमें पता है कुछ ट्रेट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, कुछ एनवायरमेंट से। तो ये नहीं कह सकते रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। जिस तरफ झुका हुआ आंसर है उस तरफ ही जवाब देंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आपको कुछ ऑप्शंस या एग्जांपल्स देके पूछा है कि इनमें से कौन किसकी तरफ झुका हुआ होगा। ऐसा नहीं कहा कि अपनी मर्जी से कह दिया हो, कि इन जनरल नहीं पूछा कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो तब आप कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, वंशानुगत और वातावरण का प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे क्या पूछा होता, इन जनरल पूछा होता, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और पूछा है कि ये ज्यादा प्रभावित किससे होगा, तो उस केस में तो भैया फिर आपको सोच समझ करके ही जवाब देना पड़ेगा, है ना। कुछ और सेशंस आपके सामने आने वाले हैं, बड़े बड़े सेशंस, तैयार हो जाइए बिल्कुल।
समझते हैं। डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ओ हो, ये क्या किया इन्होंने, देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद सीटेट ने भी गड़बड़ की होगी, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ही गड़बड़ करते नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। उधर क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी डैश प्रमुख या प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का। डैश प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का, या सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। तो आपको पता है प्राथमिक यानी प्राइमरी जो है वो फैमिली होगी, और सेकेंडरी स्कूल, मास मीडिया, रिलीजन, ये सब आ जाएंगे, लेकिन फैमिली हमेशा प्राइमरी में ही रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। लगभग 3 साल की उम्र तक वो अपनी समझ बनाएगा कि मैं कौन हूँ, किस घर में रहता हूँ, कैसे तौर तरीके होते हैं, है ना। कोई बाहर से आए तो नमस्ते करनी होती है, मतलब 3 साल तक ही नहीं, उसके बाद भी ये चीज चलेगी, क्योंकि सोशलाइजेशन भी जन्म से और जीवन भर चलता रहता है। ठीक, तो फैमिली प्राइमरी है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होता है। नेबरहुड जो है वो कभी कभी प्राइमरी के साथ आ जाएगा अगर फैमिली के साथ जुड़ा हो, नहीं तो स्कूल के साथ आ जाता है कई बार नेबरहुड, अगर एक साथ लिखे हुए हो तो हमेशा याद रखेंगे स्कूल सेकेंडरी यानी गॉड है, द्वितीयक कारक है, फैमिली प्राइमरी है, रिलीजन और मास मीडिया तो होते ही सेकेंडरी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी जब बच्चा मूर्त वस्तुओं के द्वारा ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। His problem solving characteristics come under the stage of, यानी बच्चा सिर्फ उन्हीं समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उसके सामने है, जिनको वो टच और फील कर सकता है। मान लीजिए मैं इस बॉटल के बारे में कोई बात पूछूं तो बच्चा क्योंकि इसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, तो इसके बारे में वो सोच पाएगा, तर्क कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जो चीज उसके सामने है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं बच्चे को, जब हम एडिशन भी सिखाते हैं, यानी हम जोड़ना भी सिखाते हैं, तो हम कहते हैं ये 3 पेन है और इन 3 पेनों में 2 और जोड़ दिए, 2 टॉफी और ले आए हम, कितने हो गए 5। तो ये कॉन्क्रीट है। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, बाद में आप कहते हैं 2 + 3 = 5। अब कोई जरूरत नहीं आपको कॉन्क्रीट मटेरियल की कि जिसको टच और फील ही किया जा सके। ठीक है ना। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब आपको काउंट करने के लिए उंगलियों की आवश्यकता पड़ रही है, दैट मीन्स ये कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब आप दिमाग में फटाफट से 13 × 13 कर ले रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अमूर्त हो गया। अमूर्त वो जिसको छू नहीं सकते, मूर्त वो जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। कॉन्क्रीट से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। यही वो स्टेज है जहां पहली बार तर्क देखने को मिलता है बच्चे में कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, यानी लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, यानी तर्क आता है सबसे पहली बार। कहां पर, यहीं पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, जो कि एक लेवल और ऊपर होती है, अमूर्त चिंतन। ये क्या है, मूर्त चिंतन है इस स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक, यानी वो संक्रियाएं, वो मेंटल प्रोसेसेस जो चीजें सामने हैं। इस घड़ी के बारे में सोचना है तो आप बता पाएंगे, लेकिन ऐसी घड़ी अपने आप से बनाने को कह दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई कह रहा है आराम से पढ़ाई, मतलब तेजी से चल रहे हैं क्या हम। मैं मोटी क्यों नहीं होती, प्रियंका कह रही है। मोटा और पतला छोड़ दो प्रियंका, पोल सही नहीं है, एजुकेशन कह रहे हैं, शौर्य पोल अच्छे से दीजिए भाई। ठीक है ना, मोटा और पतला छोड़ दो, पेपर दे लो, सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, बस खाना ठीक से खा लो और सो जाओ और पढ़ाई करो, दैट्स इट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ये पियाजे की स्टेज है, सेंसरी मोटर जो है वो पहली स्टेज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, पढ़ लीजिए आप, वैसे 2 सेकंड में आपको दे देती हूँ और पोल में जवाब देंगे। सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे कल या परसों में ही, कल तो नहीं यार, परसों तक देंगे आपको, है ना। कुछ कुछ चीजें आए जा रही हैं, मेरा भी थोड़ा सा हेक्टिक होती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें मैं आप जब आपका एग्जाम आ रहा है उसलिए कॉम्प्रोमाइज करके आपको प्रायोरिटी पे रख रही हूँ कि किसी भी हालत में छुट्टी ना हो। चाहे मेरी इवन जो पेड क्लासेस हैं, जो करेबल ऐप पे क्लासेस हैं, वहां पे भी एक बार को छुट्टी हो रही है कुछ चीज़ों की वजह से, आपकी बड़ी क्लास है या कई बार मैं कहीं और व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 9 बजे दुनिया में कहीं भी हूँ यहाँ आपके सामने प्रकट हो जाऊँ। ठीक है ना, तो आपको भी वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी अभी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं सिलेबस वहां तो करा ही दूंगी, मतलब
जो अदर देन सीटेट में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, और वो सब मैं करा दूंगी, एक्स्ट्रा भी ले लूंगी। लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है जब आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है पढ़ने में, क्योंकि पेपर पास में होता है, और ये पेपर ऐसा है क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मंथ में पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, आपको पेपर निकल जाएगा। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 ये समझने की थोड़ी सी ही आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं, 51% लोग ए कह रहे हैं। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को। देखिए, चीजों को ना समझना जरूरी है। एक होता है फंडा और एक होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो जरूरी तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट को समझें, फंडा आपका कई बार फेल हो जाता है अगर आपने रट्टे लगाए हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, यानी बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, दैट ऑल क्रीचर्स, यानी वे सभी जीव, दैट हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं और उड़ सकते हैं, आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी जिनके भी पंख हैं और उड़ सकते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। ऐसा बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, एक स्कीमा क्रिएट किया, अपने ब्रेन में एक विचार बनाया कि जो उड़ सकते हैं उनको ए कहते हैं, यानी बर्ड कहते हैं, बी फॉर बर्ड कहते हैं, जिनको जो उड़ सकते हैं, ठीक, और जिनके पंख होते हैं। ठीक, बी बना लिया, स्कीमा ऐड कर लिया अपने दिमाग में, या नया स्कीमा क्रिएट किया एकोमोडेशन करके। ठीक, एंड कैन फ्लाई आर कॉल्ड बर्ड्स, या बर्ड के स्कीमा में ही ऐड कर लिया या नया स्कीमा बनाया, वॉट एवर द केस इज। लेटर शी सॉ बैट इन अ पिक्चर बुक, अब उसने अगली बार क्या देखा, चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा, एक बैट को देखा। ठीक, इन अ पिक्चर बुक एंड आइडेंटिफाइज इट एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल। अब क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बनाया हुआ था कि जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, बट चमगादड़ के केस में ये क्या निकला, मैमल है, वो स्तनधारी कहे जाते हैं ऐसे कुछ एनिमल्स। तो उस केस में बच्चे ने लेकिन बर्ड के ही स्कीमा में उसको ऐड कर लिया। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब्ड हियर इज, यानी ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसने कुछ चेंज किया, चेंज करने की अभी बात ही नहीं आई। कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में आएगा, जब आप पहली बार देख रहे हैं और आपने ऐड कर लिया। मान लीजिए, बहुत बढ़िया हरमिंदर मंडल, मान लीजिए एक बात सोचिए, आपने ये सोचा हुआ है कि बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं। एक दिन आपने एरोप्लेन को या हवाई जहाज को, जो आपका हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ते हुए देखा और आपने कहा ये भी उड़ने वाली चीज है, यानी ऐसा ही शेप लग रहा है, बर्ड के जैसी दो पंख हैं और ये भी क्या है, ये भी एक बर्ड है। तो आपने तो ऐड कर लिया ना। जब तक किसी ने आपको आके ये नहीं कहा कि बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो अपने आप में एक एरोप्लेन है, टेक्नोलॉजी से चलता है, तब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और नया स्कीमा बनाएंगे नहीं चेंज के थ्रू, या मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे, तब तक एकोमोडेशन होगा कैसे। ठीक है ना। तो ये सारा खेल है, पूछा कैसे है आपसे क्वेश्चन, घुमाने के लिए पूछा है आपसे क्वेश्चन। सिंपल बात यह है कि एक बच्चे ने जब मानसिक विचार बना लिया है, एक स्कीमा बना लिया है अपने दिमाग में, एक नॉलेज क्रिएट की है कि जिनके भी पंख होते हैं वो सभी उड़ सकते हैं और पक्षी हैं। उसके बाद तत्पश्चात जब उसके दिमाग में ये स्कीमा पहले से बी का है, अब उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसने कहा ये भी पक्षी है क्योंकि ये भी उड़ सकता है, मैमल का उसे पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब इस चमगादड़ को, बैट को भी इसने इसी स्कीमा में ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि बर्ड का स्कीमा बना हुआ था और उसने एक और बर्ड को देखा जो कि वो चमगादड़ है। वो सही है कि गलत है बाद में देखा जाएगा, पहले उसने ऐड कर लिया। तो इसको एसिमिलेशन कहेंगे, समावेशन कहेंगे। उसने क्या किया है, ऐड कर लिया है एक नई जानकारी को या एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी चीज को ऐड कर लिया है सिंपली। अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, अभी चेंज की, मॉडिफिकेशन की, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही। वो बाद में होगी, जब तक उसे कोई बताएगा नहीं कि ये बर्ड नहीं होता तब तक एकोमोडेशन नहीं होगा। अभी तो उसने बर्ड्स में डाल लिया है उसको। तो एकोमोडेशन की स्थिति में मॉडिफिकेशन की सिचुएशन बनती है, सीरिएशन और कंजर्वेशन का इससे कोई लेन देन है नहीं। ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि संदर्भ क्या निकल के आ रहा है, सेंस क्या निकल के आ रहा है इस एक बात से। सिर्फ आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐड करना, या अगर हम बात करें अडेप्ट, इसमें एडजस्टमेंट की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, चेंज की बात करें, ये फंडे हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा खेल उस चीज का है। ठीक है। साइया प्रसाद नाम है आपका, बहुत बढ़िया। 24,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 11,000 लोगों ने लाइक किया है। भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है, LHS बराबर RHS, यानी जितने लोग लाइव हैं उतना लाइक करना होता है। ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है, मजबूरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो करे। श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा। हु प्रपोज्ड द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD जो टर्म है उसको किसने प्रपोज किया, बताइएगा। किसने प्रपोज किया, किसको? ZPD को। संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो आंसर यहां पे इन लोगों ने क्या माना है, वाइगॉस्की, क्योंकि वाइगॉस्की ही इसको यूज कर रहे हैं। दिया जाए ब्रूनर ने था। अगर हम बात करें किसकी,
अच्छा ZPD की बात कर रहा है, वो स्कैफोल्डिंग की बात नहीं कर रहा, फिर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेव वाइगोस्की ने दिया है ZPD को वो जोन जहां तक संभावना है आपके विकास की कि आज आप यहां हैं, यानी आज आपके 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाए लेट्स लर्न का, या अगर आप क्लासेस देख लें तो आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। तो ये जो दायरा है कि आप में संभावना है, आपका जो संभावित विकास है वो 30 में से 30 नंबर लाने का है, इसी को ZPD कहते हैं। ठीक, तो ये वाइगोस्की ने इसके बारे में बात की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। भाई जब लास्ट में इतनी सारी बातें हो गई, आंसर बता दिया, कहां सो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा भी कह सकते हैं। पहले पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, ठीक है जी। बताइएगा मैम ये गलत हो गया। हाँ, इसमें गलती की संभावना हो जाती ना, ये तो ZPD था, ये कैसे गलत हो सकता भाई, ZPD में तो है ही नहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। इनफ है यूट्यूब क्लास पढ़ना, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर जो है वो समझ जाते हैं तो क्या होगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। चलिए खैर आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जरूरी है। मैं पानी पीऊंगी, माइक बंद करिए, क्योंकि कई लोगों को इरिटेशन हो जाती है, मैं बता रही हूँ, और मुझे आप लोग को परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए खैर देखिए, 25,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं। अगर किसी को बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उनका या तो नेट स्लो है, तो आप क्वालिटी कम करके देख लीजिए, 420p या जो भी है आपका 360p पे देख लीजिए, अदरवाइज यहां से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 पे कहां पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8, ये नींद की कमी है जो मुझे चीजें ऐसे दिख रही हैं। 8 क्वेश्चन 48 दिख रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेसिफाइज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्कीज व्यूज, यानी पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में मुख्य अंतर क्या है जब वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 47% लोग ए उत्तर दे पा रहे हैं। समझते हैं। वाइल पियाजे एम्फेसाइज्ड चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट एफर्ट्स, यानी पियाजे ने क्या कहा, स्वतंत्र रूप से जो बच्चा एक्टिविटी करता है, जो उसको लिटिल साइंटिस्ट कहा, नन्हा वैज्ञानिक, जो अपने एनवायरमेंट में वो एक्टिविटी करके सीखता है इंडिपेंडेंटली, मेजर रूप से बहुत सारी प्रक्रियाओं के थ्रू, जो मेंटल प्रोसेसेस क्या है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ठीक, तो एफर्ट्स मार करके अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट्स से वो सीखेगा। टू मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड, अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं बच्चे खुद से एक्टिविटी करके, पेन लिया, खोला, तोड़ा, समझा, जाना, ठीक। वही वाइगोस्की कहते हैं व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखी गई है वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है पेन तोड़ के ही जानने की कि इसमें क्या है, हम आपको बता भी सकते हैं, आपके बड़े आपको खोल के भी दिखा सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं पेन कहां से आया, ठीक है ना। मतलब एक्टिविटी वहां भी हो रही है, लेकिन वो समाज को बीच में लेकर के आ रहे हैं। जो समाज और संस्कृति है वो हमारे संज्ञान को, हमारी समझ को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, यानी जिस संगति में आप रह रहे हैं वो आप पे प्रभाव डालती है कहीं ना कहीं, ये बात है। तो बी ऑप्शन की बात हो रही है। वाइल पियाजे व्यूड चिल्ड्रन एज एक्टिव इंडिपेंडेंट बीइंग्स, वाइगोस्की व्यूड चिल्ड्रन एज बीइंग कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय देयर एनवायरनमेंट। कंट्रोल की बात नहीं की उन्होंने। वाइल पियाजे दोनों यही कहते हैं कि बच्चा एक्टिवली सीखता है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, रचना करके सीखने को प्रमोट करेंगे। वाइल पियाजे एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने नहीं, वाइगोस्की एम्फेसाइज द बायोलॉजिकल साइड, ये ऑपोजिट बात कह दी, जबकि वाइगोस्की ने ज्यादा महत्व दिया है लैंग्वेज को और पियाजे ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जबकि वाइगोस्की ने क्या किया है, इग्नोर किया बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। वाइल अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स फॉर सेल्फ गाइडेंस, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने। सेल्फ गाइडेंस की बात बच्चे खुद से जब बोल बोल के बातें करते हैं तो वो सेल्फ गाइडेंस कहलाती है, यानी खुद को दिशा देते हैं, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं, जबकि पियाजे उनको ईगोसेंट्रिक कह रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई कह रहा है आपके नाम से कितने लोग चैनल चला रहे हैं, आरोही। कुछ लोग हैं जो प्यार मोहब्बत में प्रमोट करने के लिए या अपने थोड़ा बहुत बेनिफिट के लिए उनको अच्छा लगता है, वो उस तरह की चीजें हैं। जो भी चीजें अवांछनीय है, जो भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको फिर रोका जाएगा एक्शन लेकर के एक दिन, या तो वो खुद ही सुधर जाएं, ठीक है ना। तो एक ही बात सही है कि जहां पे पियाजे कहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करके सीखता है, वाइगोस्की कहते हैं सामाजिक रूप से मीडिएटेड प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर हुआ यहां। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फातिमा रीजंस, यानी फातिमा एक रीजन देती है, यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू, यानी इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता
गौरवान्वित महसूस करेंगे, यार हाय हमारा बच्चा कितना अच्छा है, फलाने का बच्चा देखो चोरी बोलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ये काम करता है, लेकिन हमारा बच्चा क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो आपके माँ बाप क्या है, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप माँ बाप को अच्छा फील करा देंगे तो कोई पाप तो हो नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टेज कौन सी है, ये लेवल कौन सा है कोहलबर्ग की थियोरी का, जो किसकी बात करते हैं, मॉरलिटी की। मॉरलिटी क्या है, सही और गलत के कुछ सिद्धांत होते हैं समाज में, दुनिया में, और वो सही गलत के सिद्धांत का जो विकास है उसको मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास कहते हैं। नैतिकता, सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी का बुरा ना करना, समथिंग थिंग्स लाइक दैट। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग ऑफ मॉरल रीजनिंग डज फातिमा कम अंडर, यानी फातिमा जो ये मानती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, उसका रीजन ये नहीं है कि आप किसी की चीज क्यों चुराएं, उसका रीजन ये है कि माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, माँ बाप बहुत ही अच्छा गौरव या प्राउड फील करेंगे आप पे। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, यानी आप माँ बाप की नजर में क्या बनना चाहते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, लोग आपकी तारीफ करें, ये आपको पसंद है ना। और तारीफ करना किसे बुरा लगता है, अभी हम लोग यहाँ फ्री डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, मुझे रत्ती भर का फायदा, मतलब वैसा नहीं है कि ऐसा कुछ मेरा पर्सनल मोटिव इस चीज से पूरा हो रहा हो, बट मुझे खुशी होती है ये सेशन करके। ये सेशन बहुत कम भी किए जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी दिक्कत नहीं है, जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो इनफ है और सेटिस्फेक्शन है, सारी चीजें हैं, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आप मजबूरी नहीं है कि भाई सेशन लेना ही लेना है ना। लेकिन ये क्या है, ये इनर मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक। तो लेकिन गुड बॉय गुड गर्ल भी होगा, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं, अच्छा लगता है आप अच्छे कमेंट्स करते हैं या बताते हैं कि हाँ सेशन ने आपकी हेल्प की, मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। तो ये थोड़ा सा कौन सा लेवल हो गया, हल्का सा इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, हालांकि मेरी मॉरलिटी एथिकल लेवल की है, थर्ड स्टेज वाली, ठीक। तो ये लॉ एंड ऑर्डर होता है, बस रूल्स आर रूल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कि समाज में यार नियमों को बने रहना देना चाहिए, पनिशमेंट है सिर्फ पनिशमेंट से डर के। तो सी ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि लोग तारीफ करेंगे, अप्रूव करेंगे, इसलिए आप कोई काम करते हैं। एट टाइम्स हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा करें वो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट इन क्लास, यानी कक्षा में सकारात्मक उपकारी यानी पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए लर्निंग का कौन सा एक ऑप्शन मददगार साबित होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है एक सुगम वातावरण जहां पे बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो बच्चे की भलाई की कौन बात करेगा चार ऑप्शंस में से, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी बच्चों को बराबरी की सहभागिता, यानी हर एक चीज में बच्चे सीधा बैठ भाई ताकि ये स्पाइन तेरी ठीक रहे और एक्टिव रहे, तू नींद में ना लगे हैं। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों को एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी बच्चा तो एक्टिव है और ये एनवायरमेंट अच्छा होगा जहां हर बच्चा सक्रिय है, एक्टिवली सीख रहा है, सही बात है। बी ऑप्शन है मेकिंग एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुप्स, रिजिड तो जहां वर्ड आ जाए उसको छोड़ दीजिएगा, वो बच्चे की भलाई की बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब है आप में जरा सा भी लचीलापन नहीं है, है ना। बोला जाता है ना, जो ज्यादा कठोर होते हैं, जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर टाइम के साथ चेंज होने की या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने की आप में क्षमता नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, आपको बच्चों के अनुसार फ्लेक्सिबल होना है, हर एक बच्चा सेम तरीके से सीखे जरूरी नहीं है ना। तो रिजिड होना खराब बात है। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स, यानी जिनके नंबर अच्छा आ रहे हैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हैं। भैया आपको एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करना है, हर बच्चे को केटर कर पाए आप, कमजोर से कमजोर, तेज से तेज, होशियार से होशियार। डी ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू गेट हाई मार्क्स, आपका फोकस मार्क्स लाना नहीं है, लर्निंग पे फोकस करना है, मार्क्स अपने आप आएंगे, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो आंसर क्या सही हुआ, आंसर हुआ सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो एनवायरमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा क्लासरूम का, क्योंकि हर बच्चे को आप महत्व दे रहे होंगे इस सिचुएशन में, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में, पार्शियलिटी नहीं कर रहे होंगे, इन्वॉल्व होने का मौका दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, Which of the following is a primary characteristic of progressive education? Progressive education यानी जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की जो बात करती है, जॉन डीवी का नाम याद कीजिए, करके सीखने की बात करते हैं। इन्होंने लैब स्कूल्स खोले शिकागो में, यानी अमेरिका में, अपनी वाइफ के साथ मिलके, जिनको प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया, जहां ये बात मानी गई कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, यानी बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं और बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। और क्या है, ये एक एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहां सबको आजादी हो अपनी बात कहने की। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं किसके,
प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रगतिशील शिक्षा के, आगे बढ़ती हुई शिक्षा के, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चे को सेंटर में रखती है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करती है। तो प्रगतिशील शिक्षा की जब विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंट पेपर पेंसिल टेस्ट। भैया पेपर पेंसिल टेस्ट लेना कोई भी लर्निंग बाय डूइंग का उदाहरण नहीं है। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग हाईएस्ट इन द एग्जामिनेशन, हटा दीजिए ऐसे ऑप्शन को जो स्कोर हाई करने की बात करे, लेवल की बात करे, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करे। हमें बच्चे के हर आयाम को जांचना है, सिर्फ उसके दिमाग को ही नहीं। फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये वर्ड प्यारा है बहुत ही, फ्लेक्सिबल करिकुलम यानी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, एंड असेसमेंट इन दी क्लासरूम, यानी आपका जो करिकुलम है, एक्टिविटीज है, सिलेबस है, वो इस हिसाब से डिजाइन हो कि अलग अलग बच्चों को आप केटर कर पाए, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट को केटर कर पाए, और लचीलापन हो आपके आकलन की प्रक्रिया में भी। किसी को आप ऑब्जर्व करके असेस कर रहे हैं, किसी से आप कुछ लिखवा ले रहे हैं, किसी को आप पेपर दे रहे हैं, किसी को कोई और प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो डिफरेंट वेज हैं असेसमेंट के। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की कभी कभार जरूरत पड़नी चाहिए, जब आपको कोई काम शुरू कराना हो, बीच में अगर बच्चा रुक रहा है तो वहां दे सकते हैं, लेकिन ओवर यूज नहीं करना, फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना। मेजरली मेनली आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसका रीजन बाहर ना हो जिस काम को करने का, वो काम कराना है बच्चे से। तो सी ऑप्शन यहाँ फ्लेक्सिबल करिकुलम ही एकमात्र सही है जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हुई है। ज्यादा स्लो चल रहे हैं क्या हम आज? इतना एक्सप्लेनेशन काफी है क्या? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल में जवाब दीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, यानी एक बच्चा जब एप्रोप्रिएटली, प्रॉपर, उचित ढंग से जब वो प्रतिक्रिया दे रहा है टू द टेम्परामेंट्स, इंटेंशंस एंड मूड्स ऑफ पीयर ग्रुप, यानी जब बच्चा दूसरों के या अपने सहपाठियों के, अपने क्लासमेट्स के या अपने ग्रुप्स के इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, यानी वो एकदम से लड़ने नहीं लगता, अपने मूड में नहीं है, वो दूसरे को समझ रहा है, दूसरे बच्चे क्यों, भाई आज फलाना बच्चा परेशान है, उसके घर में कोई घटना घटी है, कोई दुखी है, किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सबकी तकलीफ या सबको समझने की कोशिश है, इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सी ऑप्शन 62% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्या है ये? अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। अंतः व्यक्तिक होती है इंट्रापर्सनल, जब आप खुद को जानने में अच्छे हैं, यानी आप फिलोसोफर अच्छे बन सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं अच्छा, तो ये अदर्स यानी दूसरों को समझने की बात अंतर व्यक्तिक। अंतर का मतलब है, इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, ठीक, टू और मोर देन टू, जब बात हो रही हो दो या दो से अधिक लोगों की, यानी आप दूसरों को समझने में अच्छे हैं, जैसे एक टीचर हो सकता है, कोई बच्चे में स्पेसिफिक, ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं, ठीक। तो इंट्रापर्सनल तो सेल्फ की बात होती है, ठीक। बॉडी लिकाइस्थेटिक, ये स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, इनकी बॉडी पे पकड़ अच्छी है, डांसर्स हो सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, AR रहमान को याद कर लीजिए, है ना, कि म्यूजिक की अच्छी समझ होगी, तो इसमें आंसर है सी सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिएगा ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, लेंदी हैं, बट इनकी प्रैक्टिस इसीलिए ज्यादा करना जरूरी है क्योंकि ये लेंदी है लेकिन आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस को पढ़ा हुआ है, मैराथन देखी हुई है, और भी मैं कुछ सेशन अरेंज करने वाली हूँ जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, CDP के, EVS के, हिंदी के, इंग्लिश के, पेडागोजी के और मैथ्स के, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आपको और भी चीजें मिलेंगी, मतलब प्रॉपर हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि आपको अभी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पोल बहुत तेजी से जा रहा है। अच्छा, आपका इंटरनेट शायद स्लो है। बहुत बढ़िया आरती, 130 प्लस टारगेट है, बहुत ही बढ़िया। जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, कोशिश करेंगे हम 1-2 सेशन इंटरव्यू के रख सकें, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। मैराथन जल्दी लगा देंगे, नेक्स्ट वीक में मैराथन शुरू शालिनी, ठीक है। इस वीक थोड़ा सा क्वेश्चन ही करने वाले हैं शायद, पता कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आजकल हम उस मोड में हैं। तो बी ऑप्शन 60% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बाकी के 40% लोग इतने आसान क्वेश्चन में, फ्री का नंबर है, जेंडर का एक क्वेश्चन आना ही है। वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि समाज में जो काम करने के तरीके हैं, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं। लोग एडवोकेट होते हैं, लोग पायलट होते हैं, लोग टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आप क्या है ऑक्यूपेशन समझा रहे हैं। मोनिका शोड फ्लैश कार्ड्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, मोनिका मतलब टीचर है मोनिका, महिलाओं और पुरुष दोनों के फ्लैश कार्ड होते हैं ना, मेरे पास अभी यहाँ कुछ है नहीं, बट हम ये समझ सकते हैं कि आपने एक छोटा सा कार्ड बनाया है और उसके सामने मान लीजिए आपने महिलाओं को पायलट के रूप में भी दिखाया है, पुरुषों को शेफ के रूप में भी दिखाया है। तो अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाओं में आपने फ्लैश कार्ड पे दिखाया है ऑक्यूपेशन पढ़ाते समय। इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी गैर पारंपरिक भूमिकाएं, यानी महिलाएं जो हैं वो पायलट बन रही हैं, पुरुष जो हैं वो क्या बन रहे हैं,
टीचर या फिर क्या कहेंगे उसको, शेफ बन रहे हैं, या हाउस वाइफ भी दिखा सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स, खैर वो तो ऑक्यूपेशन नहीं हुआ। दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन, यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये किस में मदद करेगी, बताइएगा किस में मदद करेगी। मैम आप सीटेट के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट कैसे दें? अब संध्या ऑप्शन है, उन्होंने शायद कुछ ही मॉक हैं जो डाले हुए हैं, वही रेपिटेटिवली आते रहते हैं, तो वो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, मॉक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, और कुछ टेस्ट हम करियर रूल पे भी डलवा देंगे, मॉक टेस्ट तो डल ही रहे हैं वहां भी, आप जाके वो फ्री क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं, फटाफट से समझेंगे। प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, भाई अगर आप गैर पारंपरिक कार्य दिखा रहे हैं, यानी जो परंपराओं में है ही नहीं, परंपरा में तो ये है कि महिला जो है वो टीचर बन जाए या घर पे रहे या फिर डॉक्टर बन जाए हद से हद, बट पायलट ना बने, एडवेंचरस रोल में ना आए, वो स्पेस में साइंटिस्ट ना बने, है ना, तो वो पुरुषों का काम दे दिया, या क्रिकेटर ना बने, तो यहां पे गैर पारंपरिक रोल। अब जब आप गैर पारंपरिक रोल अपनाएंगे, इसका मतलब आप स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रमोट कर रही हैं टीचर जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी स्टीरियोटाइप का जस्ट ऑपोजिट होता है कि रिजिड मत रहिए स्टीरियोटाइप को लेकर के, कि जेंडर में सिर्फ यही काम होगा, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, कि हम समाज में ये ना सोचे कि हमारी बेटी है तो ये तो डॉक्टर टीचर या कुछ और इसी तरह का बनेगी, और बेटा है तो वो, या हमारी बेटी है तो वो क्रिकेटर नहीं बन सकती, या फिर वो पायलट नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आपने मूवी आई थी शायद गुंजन सक्सेना, तो वो कैसे एयरफोर्स से लेके हर जगह महिलाएं आजकल हैं, ये हम देख पा रहे हैं। रोज क्लास होती है 9 बजे, पूजा सिंह बिल्कुल सही समझ रही हैं आप, ठीक। तो प्रमोटिंग जेंडर हायरार्की, ऐसा नहीं है कि जेंडर हायरार्की को बढ़ावा मिल रहा है कि इस जेंडर को ऊपर रखो इसको नीचे। मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे रोल तो टाइप हो ही नहीं रहे। स्टीरियोटाइप तो तब होता है जब हम कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं, लड़के बाहर जाते अच्छे लगते हैं, ये है स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। हाँ देखो कोमल कितनी दुखी है। कोमल मैंने इतना कुछ कराया हुआ है आपको, एक सप्ताह क्या और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने को। नोट्स में अगर टाइम लग भी रहा है तो उसको आप समझिए, वो रीजन से लग रहा है, मुझे उससे कुछ चाहिए तो है नहीं आपसे कि नोट्स देके मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए, कोई लालच है, ऐसा तो है नहीं। बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। जब इंसान बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, कभी सेमिनार हो रहे हैं, कभी और घर में भी कुछ हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कोशिश तो यही रहती है कि आपको चीजें दी जाए। इच्छाएं तो बहुत सारी है ना, कई बार वो थोड़ा समय लग जाता है पूरा होने में, लेकिन बाकी चीजें भी तो हो रही है ना। 3.5 घंटे का जो सेशन हुआ है अभी, वो मैंने इस हफ्ते आपको प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन मैंने करा दिया। तो कुछ चीजें डिफरेंट होती है, कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है कहीं ना कहीं, ठीक। ज्यादा परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। नोट्स इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि आपको पढ़ने में समस्या हो पेपर से पहले, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी हॉट्स में, उच्च श्रेणी चिंतन में नहीं आएगा। एक होते हैं लॉट्स, लॉट्स बोले तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न स्तर, निम्न श्रेणी चिंतन, यानी जिसमें बहुत ज्यादा हायर लेवल स्किल ना लगे दिमाग की। हायर ऑर्डर स्किल में ज्यादा लेवल की आपकी जो थिंकिंग है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो एनालिसिस बिल्कुल हायर लेवल है, इवेल्युएशन हायर लेवल है, क्रिएशन हाईएस्ट है आज की डेट में। ये कहां से आ रहे हैं? ये ब्लूम की बीएस ब्लूम के टेक्सोनॉमी से आ रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने कराया हुआ है यूट्यूब पे, एक बार देखिएगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक। तो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव ही होगा, कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स दिए हैं, 6 लेवल्स। वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसमें बताऊंगी कौन सा हॉट्स में आएगा, कौन सा लॉट्स में आएगा। तो रिकॉल जो है, यानी प्रत्यास्मरण, यानी जस्ट आपने रिकॉल कर लिया, किसी का नंबर याद किया था या किसी का नाम याद किया था, आपने देखा उस व्यक्ति को अगली बार और नाम रिकॉल कर लिया, है ना। प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं? रिकॉल कर लिया। लेकिन जब क्रिएट करना हो, अपने आप से उदाहरण बनाना हो प्याजे के लिए, एनालाइज करना हो प्याजे और वाइगोस्की में क्या अंतर है, इवैल्यूएट करना हो किसने सही कहा है, तो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। सिर्फ स्टेज का नाम याद करने में रिकॉल पावर लगेगी, इसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है, ठीक। पहले उड़ा दे पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और पोल का जवाब दीजिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट पूछा है, हम लोग इसको डिस्कस करते आए हैं, आप पोल में जवाब देंगे बहुत ही तेजी से, देखिएगा। प्रभात आप सुपर टेट के लिए वो ले सकते हैं, पेडागोजी स्पेशल बैच, उसमें अभी एडमिशन ओपन है, अलग से बैच तो अभी नहीं है, आइडिया कब आएगा। कहाँ मिलेंगे नोट्स? क्योंकि आपके मैंने आपके नाम से पैसे से नोट्स मिल रहे हैं 350 में, बट आपने फ्री में बोला है, वो कब कहाँ मिलेंगे?
मनीषा, मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे लोगों से जो लोग इस तरह का व्यापार चलाते हैं। वो बहुत ही गलत बात है। एक होता है कि मतलब सच में पूरी टीम काम कर रही है, कहीं कुछ एक मिनिमम लेवल ऑफ फी है, ये चोरी कहते हैं उसको। ये वाली जो सिचुएशन है ना, मैं नोट्स फ्री दूंगी, टेलीग्राम पर ही दूंगी। लेट्स लर्न स्क्वाड कोई और फेक चैनल नहीं है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लो। 5,85,000 लोग जुड़े हुए हैं। जिस दिन नोट्स मिल जाएंगे आप फटाफट से क्या करेंगे, उनको आपस में शेयर कर देंगे। और जहां तक परसों से नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, सीडीपी के नोट्स परसों आपको मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, अगर ये सेटअप की प्रॉब्लम नहीं होती तो अब तक 2 सब्जेक्ट के नोट्स तो आपको मिल ही जाते, फिर वो बड़ी क्लास भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, यानी CRT। असेसमेंट को टेस्ट भी बोल सकते हैं, आकलन भी बोल सकते हैं, यानी कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम NRT बोलते हैं। ठीक है जी, एक होता है NRT, एक होता है CRT। बिग फैन मैम फ्रॉम हैदराबाद। बहुत बड़े अखिल, हम सभी लर्नर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मिलते हैं अलग अलग जगह और अलग अलग जगह से इतना प्यार भेजते हैं, वो मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं CRT की तो 43% लोग A ऑप्शन कह रहे हैं। आ टेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरियन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, MLL कहेंगे इसको, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण कि भैया किसी लेवल पे, मान लीजिए CTET में मिनिमम क्या है भैया, 60% तो ले आओ, 90 नंबर तो ले आओ, ये मिनिमम है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन क्या DSSB में, क्या KVS में केंद्रीय विद्यालय में, क्या NVS में नवोदय विद्यालय में, क्या सुपर टेट में ऐसा है? नहीं, वहां मिनिमम से काम नहीं चलेगा, वहां आपको मेरिट में आना पड़ेगा। उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NRT कहते हैं, जब बात मेरिट की या बाकी बच्चों से ऊपर या स्कोर करने की हो बेटर। लेकिन जब एक मिनिमम लेवल स्कोर करने की बात हो, जैसे 12th में पास होने के लिए 33% जरूरी है, ये मिनिमम लेवल है, ये क्राइटेरिया है कि आपको CTET में 90 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 82 लाने हैं अगर आप किसी भी और बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से। तो उस केस में क्राइटेरिया है पहले से। अगर क्राइटेरिया नहीं है भाई, मान लीजिए आप कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 90 नंबर लाने हैं। ऐसा भी होता था एक टाइम पे जब केंद्रीय विद्यालय या DSSB की जब हम बात करें कि 200 में से 80 नंबर ला रहा है जो, उसकी भी नौकरी लग रही है, क्योंकि मेरिट ही उतनी गई है, क्राइटेरिया का फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, अभी क्राइटेरिया लगा दिया उसमें भी कि 40% दोनों ही इस सेक्शन में आने चाहिए, वो क्राइटेरिया है। लेकिन नॉर्म क्या है कि जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको नौकरी मिलेगी, तो वो NRT है कि मेरिट बेस्ड। अगर क्राइटेरिया की बात करें, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, वो आपका CTET याद रखिए उसके लिए। बी ऑप्शन है आ टेस्ट विद परसेंटाइल एज इवेल्युएशन क्राइटेरिया। परसेंटाइल अगर होगा तो वो NRT हो जाएगा। जी स्कोर की यहां कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, रैंक इन अ क्लास, फिर वो NRT हो जाएगा। ठीक, तो A ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। मेरी पूरी कोशिश है कि हम प्रॉपर जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व ना करें, ज्यादा डिटेल में सॉल्व करें जितना हो सके, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है मैम, आफ्टर लिसनिंग टू योर टीचिंग वीडियोस विदाउट रीडिंग बुक्स क्लियर्ड माय CTET, थैंक यू मैम। यार इतना अच्छा लगता है ना रमेश, पता नहीं कितने सारे लर्नर्स हैं जो पिछली बार CTET क्लियर करके गए हैं, अभी भी आके वो कमेंट कर रहे हैं, उनको मतलब बस थैंक यू कहना है। ये कृतज्ञता बोलते हैं इसको, कि आपको कहीं से रत्ती भर का भी फायदा मिला है तो आप उसके लिए कृतज्ञ हैं। बहुत बढ़िया प्रियंका और कुमार प्रखर। चलिए समझे, हम लोग 26,000 लोग जुड़े हुए हैं, खुशी खुशी लाइक सभी कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें 36% की, समझते हैं पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कितने लोग कह रहे हैं? सिर्फ 43%। बाकी कहाँ हैं ये लोग? लगभग जो 57% लोग हैं वो कहाँ हैं? वो कह रहे हैं मेंटली रिटार्ड। हाँ, ए भी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हो? 27% लोग बी कह रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हैं आप? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी जो RPWD एक्ट 2016 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगताओं का जिक्र हुआ है। इससे पहले वाला जो एक्ट था वो था कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो RPWD एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन्स, यानी जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके राइट्स क्या हैं। तो पहले एक एक्ट था PWD एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 1995 में ये एक्ट था। टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जो थी, जो अक्षमताएं थी, वो 7 थी। अभी ये 2016 में रिप्लेस हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब रिप्लेस हुआ, तो 2016 में, और इसका नाम हो गया RPWD एक्ट, यानी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज था, ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। और इसमें डिसेबिलिटीज हो गई 21, यानी 14 डिसेबिलिटीज को और ऐड कर दिया गया, जिसमें ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, और डिसेबल्ड किसको कह रहे हैं हम? जिसके पास किसी भी एक क्षेत्र में अगर कोई भी अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, तो मोर देन 40% होनी चाहिए, एटलीस्ट 40% होनी चाहिए। ठीक,
चलिए खैर आगे आते हैं, समझते हैं। कहा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार द करेक्ट वे टू रेफर टू अ पर्सन हु हैज लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी सही तरीका क्या है उस बच्चे को बुलाने का, पुकारने का या संबोधित करने का जो बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता महसूस करता है, यानी इंटेलेक्चुअली जो ब्रेन है उसका उस लेवल पे काम नहीं करता जो जनरल लेवल होता है। तो अगर किसी को बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता है, यानी मान लीजिए आप एक 10 साल के बच्चे हैं और आप जोड़ घटाना आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक और बच्चा है जो 10 साल का तो है लेकिन उसका दिमाग 10 साल के लेवल पे काम नहीं कर पा रहा, तो इस बच्चे को क्या कहेंगे? जिसकी बुद्धि का स्तर नॉर्मल से अलग है, कम है या लिमिटेड है, अगर मैं कहूं उस लेवल पे डेवलप अभी नहीं हुआ है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार। मेंटली रिटार्डेड कहेंगे, एमआर कहेंगे? नहीं, मानसिक रूप से मंद या पागल है, इस तरह की बातें हम करते भी नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा मजाक में इन चीजों को लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि पागल जो वर्ड है वो इतना ईजी है। मतलब एक होता है दोस्तों में यूज करना, एक होता है कि आप कहीं एज अ टीचर खड़े हुए हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इस तरह के, अभी हम देखते हैं जो हमारी इवन गवर्नमेंट है यही मतलब मेरे घर के जस्ट पास में ही है, ईवास बोलते हैं, है ना, इसको आम भाषा में पागल खाना बोला जाता है, जो कि एकदम वाहियात बात है। मतलब हम इसको नॉर्मली पागल खाना नहीं बुला सकते। पहले आगरा में भी हुआ करता था, जो शायद बाद में बरेली शिफ्ट हो गया या जो भी हुआ। तो ये ईबास हमने क्यों यूज करना शुरू किया? हम थोड़े सेंसिटिव बने। ठीक, ईबास क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस, यानी ह्यूमन बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। कहने का तरीका है ना किसी चीज को, आप मदर को भी कुछ और कह के बुला सकते हैं, वो तो नहीं बुलाते। ठीक, तो ईबास मतलब क्यों कह रहे हैं हम कह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की बात है भाई। डिफरेंस आ सकता है ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस, ये भी अपने आप में एक साइंस है। पागल खाना नहीं है, ये व्यक्ति पागल नहीं है, उसको ये नहीं बुलाएंगे अरे पागल इधर आ, है ना, तू तो मानसिक रूप से मंद है। ये तरीके नहीं है रिस्पॉन्सिबल इंसान के। ठीक, तो पागल या पागल खाना वर्ड हम यूज नहीं करेंगे कभी भी जीवन में, ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी आई थिंक केबीसी का भी कुछ तो ड्रामा हुआ था, कुछ मतलब एक कंट्रोवर्सी जैसी कुछ हुई थी और उसमें डिसेबल्ड को कुछ बुलाया था किसी ने, तो उस चीज पे अमिताभ बच्चन जी के साथ भी शायद कोई तो न्यूज थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये सेंसिटिव वर्ड्स हैं जो हम जिनके लिए सेंसिटिव होने चाहिए। एटलीस्ट एक आम व्यक्ति नहीं है, वैसे तो होना तो उसको भी चाहिए, बट एज अ टीचर जो आप लोग सभी टीचर बनने जा रहे हैं, हम लोगों का तो बनता है कि हम क्या रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें। एटलीस्ट जब हम क्लासरूम में हैं या फिर अपने बच्चों के साथ हैं, यानी लर्नर्स के साथ हैं। दोस्तों में आप किसी को कुछ कहें, अगर उसको बुरा नहीं लग रहा तो वो उसकी अपनी पर्सनल बात है। ठीक, तो मेंटली रिटार्डेड तो नहीं कहेंगे कि भैया तू तो मंद है, मानसिक मंद बुद्धि है तू, तो ये नहीं कहेंगे हम। अगर उसका लेवल उस लेवल पे डेवलप नहीं भी हुआ तब भी नहीं कहेंगे। पर्सन विद इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप, यानी इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप वर्ड हम यूज नहीं करते अभी। ठीक, मेंटली हैंडीकैप, अगेन हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं होता, डिसेबिलिटी वर्ड हम यूज करते हैं। पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, भैया ये व्यक्ति डिसेबल्ड या हैंडीकैप पूरे तरह से थोड़े ना है, एक एस्पेक्ट में यानी बौद्धिक पक्ष में क्या है, एक डिसेबिलिटी है, अक्षमता है। बाकी तो सारी चीजें है ना, मतलब व्यक्ति ये भी सक्षम है। तो डिसेबिलिटी कई तरह की है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, सुनने में दिक्कत, किसी को विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, देखने में दिक्कत। तो डिसेबिलिटी के कई प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, यानी व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है उसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कह रहे हैं यहां पे, लेकिन मेंटली रिटार्डेड नहीं कहेंगे, हैंडीकैप नहीं कहेंगे, सिंपल बात। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ ज्यादा ही डिस्कशन हो गया, मैं भावनाओं में बह गई इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं कुछ चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूं, और जो कि एज अ टीचर या एज अ नॉर्मल सिटीजन भी अगर हम थोड़े से भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमें होना चाहिए एट टाइम्स, है ना। खैर आते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, यानी इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है, यानी कौन सा मेथड है जो इंक्लूजन को, सबको इंक्लूड करके हर तरह का बच्चा एक क्लास में सीख सके, उसके पक्ष में नहीं है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, ये हमसे पूछा है और इसी का आप जवाब देंगे। इन 4 ऑप्शंस में से एक जगह पे उत्तर दिया हुआ है। मैंने 96 स्कोर किया है 15 दिन आपकी क्लास देखकर। पूजा किशन कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया पूजा। 84% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है। चलिए समझते हैं। पूछा है इंक्लूजन को क्या प्रमोट नहीं करता, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये तो अच्छी बात है कि आप विभिन्नता में एकता की बात कर रहे हैं। हर तरह का बच्चा क्लास में पढ़ सकता है, चाहे किसी को देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो। बी ऑप्शन है एनेबलिंग चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, ये तो अच्छी बात है कि आप बच्चे के स्वाभिमान को सीखने के लिए विश्वास को बढ़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा, इंक्लूजन में तो हर बच्चा सीख सकता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार सीखेगा, ठीक है ना।
सीखेगा। शक्ति क्या कह रहे हैं, आई एम फ्रॉम ओडिशा, ओटेट एंड सीटेट बोथ पेपर फॉर्म अप्लाई कर चुकी हूँ, अभी मुझे पेडागोजी सिर्फ आपकी वजह से समझ आ रही है। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया शक्ति रूपा। आप लोग देश भर से, कभी असम में पेपर होता है तो वहां से रिजल्ट्स निकल के आते हैं, कभी अभी लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह थी, बिहार से लेके और अलग अलग स्टेट्स में, वो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। चलिए खैर आते हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं 83% लोग। तो एनेबलिंग चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, यानी सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने, बहुत खुशी की बात है। सी ऑप्शन है रिमूविंग फिजिकल सोशल एंड एटीट्यूडिनल बैरियर्स, यानी शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। ठीक है, बैरियर्स नहीं होने चाहिए, है ना, कि बच्चों को अगर शारीरिक समस्या है तो आप उसको सिखा नहीं सकते, इस तरह के बैरियर्स खत्म होने चाहिए। हैविंग सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट, याद रखिएगा एक वर्ड है इंक्लूजन और इसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड है सेक्लूजन। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि आप सेपरेट स्कूल नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसको अलग से ब्लाइंड स्कूल भेजेंगे। ठीक, इंक्लूजन एक वर्ड है, समावेशन, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे तक 5 नंबर का आता है समावेशी शिक्षा, तो जरूरी है कि आपको पता हो। समावेशन, इंक्लूड करना, यानी सभी को एक साथ सिखाना, इंक्लूड करना, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड है सेक्लूजन। सेक्लूजन, ठीक, यानी अलगाव। क्या कहेंगे इसको, अलगाव, यानी अलग थलग कर दो बच्चे को। जिस बच्चे को देखने में समस्या है उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दो या दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल भेज दो, ये क्या है, खराब तरीका है। जैसे हमें मदर नेचर एक साथ रखती है, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बारिश हो रही है, सबके लिए होगी, तो उसी तरह से एक रेगुलर क्लासरूम में बच्चा सीख पाए। एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, या फिर रेगुलर स्कूल में, एक सामान्य स्कूल में हर बच्चा सीख पाए। आप अपने स्कूल में या सिस्टम में चेंज करते हैं, बच्चे में नहीं। एक और वर्ड है सेक्लूजन के लिए, वो वर्ड क्या है हमारा, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी अलगाव, तो अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यानी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो सेग्रीगेशन वर्ड, सेक्लूजन वर्ड, सेपरेट करना वर्ड जहां दिखे समझ जाइएगा, इंक्लूजन का या इंक्लूसिव एजुकेशन का दुश्मन है ये। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ये अपने आप में, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से समझना चाह रहे हैं, जिसपे एक सेशन हम अलग से करेंगे, प्रीवियसली किया है। अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं अनु, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सही है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब इसी बात पे। आपने भर भर के लाइक कर दिया है आज, हालांकि वो बात अलग है, अभी 25,000 लोग हैं और 20,000 लाइक हैं, जिसमें से अभी 26,000 थे, कुछ सो गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लाइक शेयर हो या ना हो, बट एक काम होना चाहिए कि जब आप क्लासरूम में आ रहे हैं या सेशन ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं बेसिकली, तो वो चीज़ दिमाग में जाए और वो आपको हेल्प करे, वो सबसे जरूरी है। बाकी सारी चीजें हंसी मजाक या एक मोटिवेशन बनाए रखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं आपको। राजन अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड एज ही अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स एंड प्लेज अलोन विद अ फीदर थ्रू आउट द डे। राजन्स बिहेवियर इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, यानी राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार क्या है, कौन से एक डिसऑर्डर या विकार की तरफ संकेत करता है, यानी बच्चा सोशली बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है, अकेला रहना पसंद कर रहा है। आई कांटेक्ट यानी देखता नहीं है आंखों में, और क्या है मतलब बात करते हुए घुलता मिलता नहीं है और अकेले रहता है। तो ये किसका लक्षण होता है, ऑटिज्म का। ठीक, ऑटिज्म का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, ASD। इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, बट इसमें क्या होता है, मेजरली बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोटिपिकल व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार। सेम चीज को बार बार रिपीट करेगा, जैसा कि ये पूरे टाइम पंख से ही खेल रहा है, ज्यादा बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होता, सोशलाइजेशन में अच्छा नहीं होता। ये लक्षण है ऑटिज्म वाले बच्चे के। डिस्कैलकुलिया में तो मैथ्स की कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, डिस्फोरिया में तो दुनिया उजड़ी उजड़ी लग सकती है। नहीं, डिस्फोरिया नहीं, इन्होंने लिखा कुछ और होगा, गति समन्वय लिखा है, इसका मतलब ये आपका डिस्प्रैक्सिया जैसा कुछ होगा, यानी मोटर स्किल्स में, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में दिक्कत वाली बात। मस्कुलर डिस्ट्रोफी अगेन आपके मसल से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मसल्स और बोन्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, समझेंगे। अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, यानी गलतियां, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, यानी डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड सब्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ, यानी विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। कीवर्ड है पढ़ने, पढ़ते समय
लिखने में दिक्कत कब हो रही है? जब पढ़ गलत रहा है। तो ये लिखना तो बस यहाँ सपोर्टिंग मटेरियल है। रिवर्सल जहां आ जाए, रिवर्सल का मतलब क्या है? 100 को वॉज पढ़ रहा है बच्चा और जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, सिंपल सी बात है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, अगर कहा जाए यहाँ 100 की जगह कोई और वर्ड लिखो, उसको दिक्कत होगी, या पढ़ो तो दिक्कत होगी। बी को डी पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, ये सब क्या है? ये हैं आपके डिसलेक्सिया के लक्षण, जो कि बी ऑप्शन में लोग बता भी रहे हैं। डिस्कैल्कुलिया ये होगा नहीं, क्योंकि गड़न की कोई बात नहीं है। डिस्फोरिया उत्साह, डिस्फोरिया होता है सब उजड़ा उजड़ा लगे, जो अभी लास्ट उसमें था ना, वो गलत उन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ था, हिंदी में अलग था। तो उत्साह वैफल्य होता है कि आपका उत्साह खत्म हो गया, दुनिया उजड़ गई है, डिप्रेसिव स्टेट में है, डिस्फोरिया कहता है। यूफोरिया होता है ना, जहां सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्त दुनिया, उसी का उल्टा है डिस्फोरिया। ठीक है। डिसोनिया, विमर्श, वैफल्य, ये जनरली पूछे नहीं जाते, आपको भटकाने के लिए कमेंट्स दिए हुए हैं। मेजरली डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्फेजिया यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नोवल एंड अनयूजुअल वेज। देखिए, बात जब भी नोवल्टी की आए, नोवल्टी का मतलब होता है क्या? नूतन, नवीन। ठीक है। ओरिजिनलिटी की आए, डिफरेंट किया है, अनयूजुअल किया है। अनयूजुअल यानी जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्मल नॉर्म से हटके हैं। ये सभी वर्ड इंडिकेट किसको करते हैं? क्रिएटिविटी को। किसको? क्रिएटिविटी को। डी ऑप्शन 81% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। ठीक। डाइवर्जेंट थिंकिंग, यही वाला क्वेश्चन था जिसको गलत मार्क किया हुआ है पीडीएफ में, एक बार इसको। डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये जुड़ी हुई होती है, यानी बच्चा दिशाओं में सोच पाएगा, डाइवर्जेंट थिंकर बन पाएगा। कोल्ड हो गया? कोल्ड ड्रिंक पी थी कल? डाइवर्जेंट थिंकर बन पाएगा, यानी अपसारी चिंतक बन पाएगा। और इसको, क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है जेपी गिलफर्ड ने, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा है? इंटेलिजेंस से। तो ये इंपल्सिविटी या रिवर्सिबिलिटी नहीं है। नोवल, अनयूजुअल, कुछ हटके, लीक से हटके सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, ये सब क्रिएटिविटी के लक्षण हैं। डिफरेंट, नोवल, ओरिजिनल सोचना, क्रिएटिविटी। और कुछ 9 सवाल हैं, समय हम ले रहे हैं, लेकिन अगर इतना डिस्कशन आप समझ पाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि आप सीडीपी में नंबर ना लाएं, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। जवाब दीजिएगा पोल में, क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा, जवाब आप लोग दे रहे हैं डी को, कह रहे हैं 51% लोग। चलिए चलते हैं, समझते हैं। 1 मिनट का ब्रेक हमारे गले को चाहिए, हमें थोड़ी सी थकान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजें। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? क्वेश्चन नंबर 21 की। अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट and some pictures of fruits and vegetables to facilitate discussion with her students. The students link these details with previous knowledge and learn the concepts of nutrition. This approach is based on, यानी एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरें दिखा करके उनका प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान, जो भी उनको सब्जी और फलों के बारे में पहले से पता था, उससे जोड़ते हैं। यानी कुल मिला के बच्चा एक्टिव है, एक्टिव होकर के सीख रहा है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, इसमें आदत डलवाई जाती है, रीइंफोर्समेंट, कोई पुनर्बलन की बात नहीं हो रही। बच्चा एक्टिव होकर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसी को ज्ञान का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या रचनावाद कहते हैं, कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। बड़ा सा सवाल है, बट आप जवाब दे पाएंगे और आप जल्दी पोल दे पाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सृजा स्ट्रांगली बिलीव्स दैट शी विल फेल इन द अपकमिंग मैथ टेस्ट। सृजा एक बच्ची है जो बहुत ही यकीन रख रही है कि वो फेल हो जाएगी आने वाली मैथ्स के एग्जाम में, जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम, जैसे कि वो पिछली बार भी फेल हुई थी। एंड हैज स्टॉप्ड एक्सर्टिंग एफर्ट, इसलिए उसने मेहनत करना छोड़ दिया कि यार अब तो सीटेट में बहुत कम दिन रह गए हैं, पिछली बार इतने कम दिन में तैयारी की थी, हुआ ही नहीं था। इवन मैंने 3 महीने में की थी तब नहीं हुआ था, इस बार 1 महीने में कैसे हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया? छोड़ दिया कि मैं नहीं पढ़ता, है ना, एफर्ट ही मारने बंद कर दिए, बस नाम के लिए बैठा हुआ है, मम्मी पापा ने जबरदस्ती बिठा दिया है। ऑल्सो हर टीचर होल्ड्स लो एक्सपेक्टेशन ऑफ हर, टीचर की भी क्या एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षा क्या है, अनुमान क्या है, क्या ठीक है यार, तुमसे ज्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं है।
मैं आपको हर रोज आकर के यहाँ मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि फैक्ट है कि आप 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये क्या है, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है जो ज्यादा है, जो सही है, और आकांक्षाएं आपकी अच्छी होंगी तो आप मेहनत भी अच्छी करते हैं। ठीक, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन का फर्क पड़ता है बच्चों पे, ये फैक्ट है। ठीक, तो आप हाई एक्सपेक्टेशन रखिए, अच्छी एक्सपेक्टेशन रखिए, लेवल के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखिए, लो मत रखिए, क्योंकि उससे बच्चे का जो मनोबल है वो टूटेगा। ठीक, तो सृजा को पूरा यकीन है कि पिछली बार पेपर में फेल हुई थी मैथ्स के, तो इस बार भी होंगी, और वैसे भी अब मेहनत करने का क्या फायदा, तो मेहनत करनी छोड़ दी। यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, पहले अनुभव, पिछले अनुभव के बेस पे, जब आप 2-4 बार फेल होते हैं जीवन में, एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरी बार आपने कहा यार मेरा नहीं हो सकता कुछ, मैं अब प्यार मोहब्बत से दूर भाग जाता हूं या भाग जाती हूं, मुझे दूर रखो इस लफड़े से, हमसे ना हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है। आपके 1-2 एक्सपीरियंस किसी लड़के या लड़की के खराब हो गए तो लोग ये कहते हुए मिलते हैं, अरे सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, हमें तो पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में, या लड़के ही ऐसे होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है, जिसमें आपने जनरलाइज कर दिया सभी को एक साथ। ठीक, कि आपका एक्सपीरियंस अगर प्रीवियस खराब है तो अब आपको लगता है अब आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो ये एक्सपीरियंसिंग लर्नेड हेल्पलेसनेस, हम सभी को कई बार ये ऐसे अनुभव करने पड़ सकते हैं, बट एफर्ट मारना कम नहीं करना है। तो अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, यानी लर्नेड हेल्पलेसनेस, यानी वो हेल्पलेसनेस जो सीखी गई है अनुभव के बेस पे, हमने ऐसा मान लिया है, अपने आप को सिखा दिया है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 बार फेल हो गए, जबकि उसमें इतनी सारी चीजें थी जिनको आप एनालाइज करते। अगर आप ये सोचते भैया इंसानों से ही क्लियर होता है पेपर, ऐसा तो है नहीं, एलियंस आते हैं, जादू आता है, कोई मिल गया वाला, और बॉर्नवीटा पी के जो है रोहित आता है कोई मिल गया से, और वो ही पेपर क्लियर करते हैं, इंसान ही करते हैं, उनके 2 हाथ होते हैं, एक दिमाग होता है, मेरा भी है, मैंने भी एक कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ तो किया होगा, और आप उस पेपर में बैठने के लायक हैं, इसका मतलब आप क्लियर करने के भी लायक हैं अगर आप मेहनत ठीक से करें। ठीक, तो ये क्या हुआ, लर्नेड हेल्पलेसनेस इसका उल्टा है कि अब मेरे 4 एक्सपीरियंस खराब हो गए, अब तो ऐसा ही होना है। ठीक, ये ऐसी चीज है जो डिप्रेशन में भी बहुत हावी रहता है व्यक्ति पे। ठीक, लेजी एंड समवन हु मेक्स एक्सक्यूजेस, प्रोन टू एस्केपिज्म, बचना चाह रही है, रैशनल थिंकर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रैशनल डिसीजन मेकर नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये बच्चे को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाली बात है कि रैशनल नहीं है। अब ऐसे देखा जाए तर्क तो है ही उसकी बात में कि पहले एक्सपीरियंस खराब हुआ है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे एक बार और जवाब देंगे। ये कितने लोगों को हंसी आ जाती है ब्रेकअप और पैचअप के नाम पे, ये बस पूरी क्लास में मुस्कुराते रहते हैं, सोचते हैं कब एग्जाम्पल आए जिसमें प्यार मोहब्बत दिल टूटने जोड़ने की बात हो, है ना। खैर आ जाओ एक बार, इट्स माय फर्स्ट क्लास। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, नाइस टीचिंग। शिल्पा आप पहली बार आई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। 2-4 क्लास किसी से भी पढ़ें तो आप, मतलब वैसे 2-4 क्या 1-2 में ही समझ में आ जाता है कि आपको इस टीचर का समझ में आएगा या नहीं। 2-3 क्लास थोड़ा सा समय खुद को दें और टीचर को भी दें, या जिस भी व्यक्ति से आप सीख रहे हैं। तो ये क्लास 9 बजे होती है डेली, और आप यहाँ बहुत कुछ सीख पाएंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम नहीं, हमारा विश्वास है ऐसा। 65% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। देखिएगा, इन अबीर्स क्लास, अबीर क्या है, टीचर है। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन अ वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटीज अलॉन्ग विद टीचर एंड पीयर्स, यानी टीचर्स भी और बच्चों के जो पीयर्स हैं वो भी, मतलब क्लासमेट्स, टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। दिस टाइप ऑफ क्लासरूम विल बी कॉल्ड, यानी सब एक्टिव हैं कुल मिला के, ये सिंपल सी बात है। जहां सब एक्टिव हो यानी वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, रचनावादी क्लासरूम है, और ग्रुप में मिलकर अगर लोग सीख रहे हैं तो इसका तो सिंपल मतलब हो गया कि सामाजिक रचनावाद है। वाइगॉस्की को याद कर लीजिए। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी समाज में सीख रहे हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या है, समाज। समाज का ही तो छोटा रूप हो गया ना ग्रुप्स। समूह में सीखना मतलब समाज के साथ घुल मिल के एक्टिवली सीख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यक्ति कौन है, वाइगॉस्की। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, पियाजे। ठीक, तो वाइगॉस्की कहते हैं समाज और संस्कृति के साथ सीखेगा, पियाजे कह रहे हैं अकेले एक्टिविटी करके सीखेगा। ठीक, तो इसलिए उनको रेडिकल कह रहे हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, ये समाज पे, ग्रुप पे फोकस करते हैं, पीयर्स यानी सहपाठियों पे फोकस करते हैं। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि इंडिविजुअल की या ट्रेडिशन की या मल्टीलिंगुअल की बात कहीं नहीं हुई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 24। भाई मॉम का कॉल आ रहा है, तुम घर निकल लो, तुम्हें स्कूल जाना होगा सुबह, और उनको भी, दीदी तो कल शायद छुट्टी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कोई बात नहीं 6 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, मैं अपने, है ना, हम सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। हम सभी अपने अपने घर ही हैं, बट हमें फिर भी कहना है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किन शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों की या मेथड्स की बात करती है।
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव होगा उसी की तो बात करेगी कोई भी पॉलिसी, चाहे वो एनसीएफ हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, इंक्वायरी करने को बढ़ावा देगी, सही है। स्टोरी टेलिंग बेस्ट तरीका होता है कि आप कहानी के थ्रू बच्चे को जोड़ें, ऐसे एग्जाम्पल्स दें, जीवन से जोड़ करके कुछ कहानी, किस्से, नैरेटिव सुनाएं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये बोर कर देता है बच्चे को कि बार बार बस 2 एकम 2 2 दूनी 4। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, ये भी बात सही है, ठीक। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में है। थर्ड को हम पूरी तरह से गलत नहीं कहेंगे, बट इसको इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। पहली बात तो चारों का ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में 3 ही उत्तर सही होंगे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बी ऑप्शन। वैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस ज्यादातर आजकल अवॉइडेंस के रूप में ही देता है, आपको भटकाने के लिए देता है, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या है, बार बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं आप, तो वो रिपीटेशन बहुत अच्छा नहीं है, वो मैकेनिकल हो जाता है, मशीनी बन जाता है बच्चा उससे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, समझ के रिपीट हो रहा है वो एक डिफरेंट चीज है। रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स, यानी एक जैसी समस्याओं के उदाहरण दे रहे हैं। टू अराइव एट द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम, यानी मान लीजिए आज आप एक समस्या में हैं जो समस्या है ए, और कल आप एक समस्या में गए जो समस्या है बी, परसों आप एक समस्या में गए जो समस्या है सी, फिर उसके बाद आप एक और समस्या में गए जो समस्या है डी। अब ये जो डी समस्या आपके सामने आई, तो आपने कुछ चीजें यहां सिमिलर देखी थी कि यार ऐसी समस्या, मुझे ए समस्या को सॉल्व करते हुए भी कुछ चीजें सिमिलर थी, कॉमन थी। तो वो जो कॉमन चीजें थी या सिमिलर चीजें थी, जब आप उनका यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इसको यूज ऑफ एनालॉजी कहते हैं, अनुरूपता का सिद्धांत कहते हैं, कि आप कॉमन चीजें ढूंढ रहे हैं, कॉमन ग्राउंड्स ढूंढ रहे हैं कि यार उस चीज में भी तो ऐसा था, तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो आप सिमिलर एग्जांपल्स ढूंढ रहे हैं उस केस में। ये हाइपोथेसिस, स्मृति, मीन्स एंड एनालिसिस, नथिंग। मीन्स एंड एनालिसिस में पार्ट्स में तोड़ करके आप किसी काम को करते हैं, कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप 6-6 महीने का प्लान बना रहे हैं, 1-1 महीने का प्लान बना रहे हैं, ना कि सीधा क्रैक करने का। तो एनालॉजी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 26 की, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय, यानी संकल्पनात्मक चित्रण। कॉन्सेप्ट मैप्स यानी किसी कॉन्सेप्ट का मैप बनाया हुआ है, कोई फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, कोई कुछ तरीके बनाए हुए हैं, कुछ बढ़िया सा पिक्चर बनाई हुई है, यानी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट मैप लर्निंग को या कॉन्सेप्ट को अच्छे से फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। इससे आपका क्या तात्पर्य है? सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। जब आपने प्याजे को पढ़ा, उससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए, उस कॉन्सेप्ट के फ्लो चार्ट बना लिया, कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझ लिया, चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो ये इससे क्या होगा, जानकारी को एक तो संश्लेषित कर लिया और सुव्यवस्थित कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया इन्फॉर्मेशन को, और प्रॉपर तरीके से आप इसको कम समय और कम रिसोर्सेज में जल्दी से रिवाइज भी कर पाते हैं। बाकी रिमूविंग सब कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि सब कॉन्सेप्ट हटा देंगे। आप जब प्याजे पढ़ रहे हैं तो आप सब कॉन्सेप्ट भी रखते हैं। कैसे रख पाएंगे, समझते हैं। मान लीजिए आप प्याजे पढ़ रहे हैं, तो प्याजे पढ़ते समय आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिख रहे हैं तो आपने लिख लिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट। अब इस मेंटल स्किल्स से जोड़ करके आपने लिख लिया कि कौन सी होती है, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, सब लिख लिया। मतलब इससे ही रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आप लिख रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ स्टेजेस लिख ली। तो ऐसा नहीं है कि आप सब कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं। बाय डिसकनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट करके हमेशा सीखते हैं, चाहे वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हो चाहे वैसे हो। पुटिंग ओवर एम्फेसिस ऑन रिकॉल, रटने पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए ही सही है कि आपको ऑर्गेनाइज करने में इन्फॉर्मेशन को मदद मिलती है कॉन्सेप्ट मैप्स के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। यानी बच्चे जो सीखते समय गलतियां करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों से कभी कोई गलती नहीं होगी, तो जो वो गलतियां करते हैं सीखते समय, उनको कैसे देखें। सिर्फ 10 ही सही हुआ, कोई बात नहीं मनीष, आज हो सकता है आपका फोकस उतना अच्छे से ना हो, तो इनको ठीक से पढ़ेंगे और हमसे गलती कहाँ हो रही है उन क्वेश्चंस को 2 बार समझने की कोशिश करनी है। पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। तो एरर्स को कैसे देखें हम, ये पूछा है। क्या इंडिकेट करती हैं गलतियां, किस ओर संकेत करती हैं, कि अभी वेदन और अभ्यास की जरूरत है। देखिए प्रैक्टिस को हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं होती। यहाँ पे समझा जाता है कि समझने में कहीं गड़बड़ रह गई है। बार बार प्रैक्टिस की बात नहीं है कि गलती हो रही है तो प्रैक्टिस की कमी होगी, हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। परमानेंट कॉग्निटिव इनेबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि दिमाग में ही कमी हो गई। क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू एडल्ट्स, यानी बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होती है, ऐसा प्याजे भी कहते हैं। यानी डिफरेंट वे में सोचते हैं बच्चे और बड़े, तो कई बार वो अपने तरीके से समझते हैं और आप अपने तरीके से समझाते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। ये एक पॉजिटिव बात है जो बच्चे के पक्ष में है। हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं लगाना जो बच्चे को गलत साबित
करता हो। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है तो फिर तो आप बच्चे में कमी निकाल रहे हैं। बात तो समझने की है ना, हमें फोकस प्रैक्टिस पे नहीं है, समझने पे है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि प्रैक्टिस ठीक हुई होगी। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर तो आपका तो रोल खत्म हो जाएगा एज अ टीचर। तो आंसर क्या है कि बच्चे डिफरेंट सोचते हैं बड़ों से, इसलिए गलतियां कई बार हो जाती हैं उनसे, तो उनको आपको कॉन्सेप्ट सही से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हरसेल्फ इन स्टूडेंट्स प्लेस एंड फील व्हाट दे फील, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डैश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है, यानी एक टीचर में योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है। मतलब आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, सारे बच्चे सेम तो नहीं होंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं एक दिन में, अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो उस केस में अगर आप क्लासरूम, ऑफलाइन क्लास भी होगी अभी दिसंबर में आपकी, जब भी होती है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी, यहाँ कॉमेंट्स भी अलग अलग तरह के लोग लिख रहे हैं। तो ये समझना एक व्यक्ति के लिए, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो बच्चों की सिचुएशन में खुद को रख के देख पाए, वो फील कर पाए जो वो फील कर रहा है या कर रही है। इसी को एम्पैथी कहते हैं, कि जब आप खुद को दूसरे की सिचुएशन में डाल करके देख पाएंगे। ये नहीं अरे बेचारा चल नहीं सकता, बेचारी बच्ची। एम्पैथाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि आप सच में वो दर्द महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सहानुभूति क्या है, दूर दूर से आप खुद को उसकी जगह पे रख के नहीं देख रहे हैं, बस आप दूर दूर से झूठी सांत्वना है एक तरह की। तो तदानुभूति होती है, यानी आप वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा सामने वाला कर रहा होगा। यानी आपके साथ या तो कोई चीज ऐसी घटी है तो आप एग्जैक्ट रख पाते हैं, है ना। आप दूसरे का दर्द तब अच्छे से समझ पाते हैं ना जब आपको वो दर्द मिला हो। कभी ब्रेकअप किसको समझ में आएगा, जिसके हुए हो दो चार ज्यादा हो जाता है यार सीरियस में। तो अगर हम बात करें तदानुभूति की, एम्पैथी की, इवन डेथ की भी अगर हम बात करें, जिसने कभी डेथ देखी ही नहीं आसपास, जिसने कभी खुद पे महसूस नहीं किया, वो कैसे उस लेवल पे समझेगा। वो सिंपैथाइज ज्यादा करेगा, एम्पैथी कम होगी। लेकिन एम्पैथी कुछ लोगों में होती है ज्यादा, कि वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ के अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देख पाते हैं। तो ये टीचर्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे सच में ही आपके बच्चे हैं। ठीक, अपैथी नहीं होनी चाहिए कि फर्क ही नहीं पड़ता, उदासीनता कि दुनिया दर्द में रहे हमें क्या मतलब, वो नहीं होना चाहिए एज अ टीचर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। जवाब देंगे पोल में। इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर, यानी जो परिणाम है वो अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि आउटकम क्या निकलेगा किसी चीज का, बट फोकस किस पे है, फेलियर पे। कह रहे हम तो फेल ही होंगे, पता नहीं है हमें परिणाम, लेकिन हम मान के बैठे यार 1 महीने में तो क्या ही एग्जाम क्लियर होगा, फेल ही होंगी, मैं तो फेल ही होंगी, ऐसा मान रहे हैं। अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस, इस सिचुएशन में बच्चे को कैसा भाव महसूस होगा, बोर्डम का, भैया डर के मारे बैंड बजी हुई होगी, बोर्डम कहां से आ गई, एंगर का, गुस्सा भी नहीं, शेम हो सकता है, बट सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा एंग्जाइटी, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि पहले से सबको पता है कि फेल होने वाला है बच्चा, तो शेम तो बाद में आएगा अगर हुआ ऐसा। तो दुश्चिंता यानी एंग्जाइटी, हालांकि हमें शेम फील कराना नहीं है, ठीक, तो एंग्जाइटी का भाव जो है वो महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट पता नहीं है, आप मेहनत से ज्यादा इस बात पे फोकस है कि फेल ही होंगी। तो दुश्चिंता, ये बार बार जब कोई थॉट आपके दिमाग में रिकर होता है, बहुत ज्यादा बार बार जब आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो वो एंग्जाइटी के रूप में फॉर्म हो जाएगा, वो दुश्चिंता बन जाएगी। जब जो चिंता है वो एंग्जाइटी बन जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आज के लिए आखिरी सवाल। बहुत ज्यादा लंबा पेपर था, लेंदी था, डिस्कस हमने खूब भरपूर किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल नॉट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, यानी क्वालिटी को टीचिंग लर्निंग की नहीं बढ़ाएगी, यानी कौन सा एक तरीका पढ़ाने और पढ़ने के लिए सही नहीं है। ये पूछा है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ते, टिकाऊ शब्दों में। बताइएगा फटाफट से। अगर किसी को चाय पीनी हो, पानी पीना हो, इस कप में पीजिए, क्योंकि वो था ना कुछ, तो एक हमारे यहाँ वो होता था एक श्लोक स्कूल में, मुझे याद आ गया जब मैं बुलंदशहर में थी, है ना, वो 5 लक्षण होते थे विद्यार्थी के, कम खाना, कम सोना और कुत्ते जैसी नींद, ऐसा ही होता था ना, हाँ, कि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, और स्वान जैसा ध्यान, समथिंग लाइक दैट। वो किसी को श्लोक याद हो तो लिखना। तो ये 5 लक्षण होते हैं। तो आप कम खाएंगे, कम सोएंगे, पेपर का टाइम है और मैं मस्त मजे करूंगी। मजाक कर रही हूँ यार, आपके साथ मेहनत से लगी हुई हूँ। देखिए एक बार, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये वाला कुछ तो एक स्टेटमेंट होता था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा। चलिए खैर आगे बढ़। कुछ लोग तो होंगे
कुछ लोग तो होंगे खतरनाक जो कह रहे हो हम तो कम से कम भी 8 रोटियां खाते हैं और मस्त सोते हैं खूब, और घर त्यागने की तो बात ही मत करो, गृह त्यागी तो बनेंगे ही नहीं, कंफर्ट जोन कैसे त्याग दें हैं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे नौकरी का। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, उनको समझाएं, 5 लक्षण बताएं विद्यार्थी के, हम कमेंट में पिन कर देंगे। जब कमेंट ये सेशन खत्म हो चुका हो तो वो आप लिखें, उसका मतलब लिखें सुंदर से तरीके से। देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है डी 72%। अगर हम बात करें, डी ऑप्शन कह रहे हैं 72% लोग। चलिए देखते हैं, लास्ट सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी तकनीक सही तरीका नहीं है पढ़ने और पढ़ाने का। यूजिंग मल्टीपल मीन्स टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, यानी एक जानकारी को मल्टीपल तरीके से प्रस्तुत करना, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, पिक्चर भी दिखा रहे हैं, एक्टिविटी भी करा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो सिखाने के लिए। गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, ये बात भी सही है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, बच्चों को विविध विकल्प दे रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, ये भी सही है। अप्लाइंग मल्टीपल वेज, देखो ये मल्टीपल शब्द तो पॉजिटिव होता है बच्चे के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। वेज टू असेस दी लर्निंग, यानी बच्चे के आकलन के लिए भी डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं, यानी पॉजिटिव है। लेकिन यूजिंग मल्टीपल वेज टू लेबल द चिल्ड्रन, ये वर्ड जहां आ जाए कि आप लेबल करना चाहते हैं बच्चे को, उसको पास या फेल का ठप्पा लगाना चाहते हैं, रैंक करना चाहते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है। चाहे वो रैंकिंग हो, लेबलिंग हो, ये आपको नहीं करना, आपको फोकस करना है सिखाने पे, ना कि नेगेटिव होने पे। ये नामांकीकरण नहीं करना हमें, नामांकीकरण, ठीक है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे, और